गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर 1, पढ़ा रही थी हमारे आसपास के पदार्थ। पहले भी मैंने आपको 2 वीडियो में पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी बताया था, और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये सभी मैं आपको पहले बता चुकी थी अपनी वीडियो में। तो आपने वो देखी होगी, वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब हम पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं जो है ये तो हमने बता दिया था, पदार्थ भी बता चुके हैं क्या होता है, और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो पदार्थ फिर से मैं एक बार शुरू से अभी तक मैं रिवीजन कर दे रही हूँ, क्योंकि जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी होंगी वो जो है अब हमारे इसमें मैं आपको जनरली बता दे रही हूँ कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कण क्या होते हैं, जो कण होते हैं, जैसे हमारा ये मार्कर है, ये भी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि ये कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, फिर पदार्थ की हमने अवस्थाएं भी बताती थी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, ठोस, द्रव और गैस। कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये हमने तीनों आपको अवस्थाएं भी बता चुके थे कि ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ठोस जो होता है, ठोस के जो कण होते हैं बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ठीक, तो ठोस के कण जो होते हैं वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव क्या होता है? द्रव के जो अणु होते हैं या कण जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, मतलब इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा होता है ठोस के मुकाबले। ठीक, तो इनका जो होता है आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन इनका निश्चित होता है। गैस क्या होते हैं? गैस के जो अणु होते हैं ये बहुत ही दूर होते हैं। दूर होने का मतलब है कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही दूर दूर होता है। तो ठोस, द्रव, गैस, ये मैंने आपको पहले बहुत ही डीपली बता दिया था। आज मैंने आपको जनरली बता दिया है कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, द्रव के कण इनसे दूर होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें शुरू करते हैं आज नया। आज हम शुरू करेंगे, यहाँ पे पदार्थ का हो गया, पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। अब हम शुरू करेंगे आज बाष्पीकरण। बाष्पीकरण, आज हम शुरू करेंगे बाष्पीकरण कि बाष्पीकरण क्या होता है। ये देखिए, बाष्पीकरण क्या होता है? भाप का बनके उड़ जाना, ये क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं, पानी जो होता है, पानी को कभी आप लोग बॉयल करने रखते हैं, पीने के लिए पानी है, चाय बनाते हैं, तो पानी को अगर हम बॉयल करने के लिए रखते हैं गैस पे, तो मान लो हमने कि एक आधा भगोना रखा है। ठीक, थोड़ी देर जब गैस उबलने लगता है, यानी कि बॉयल होने लगता है, उबलने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उसमें से भाप उड़ने लगती है, और पानी धीरे धीरे उसकी जो उसका जो अमाउंट है, यानी कि उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती है। जैसे वाष्प बढ़ता रहता है उसकी मात्रा घटती रहती है। तो ये क्या कहलाता है? ये बाष्पीकरण कहलाता है। तो बाष्पीकरण की बाष्पीकरण की परिभाषा आप ये देख लीजिए, बाष्पीकरण होता क्या है। तो बाष्पीकरण जो होता है, बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव, जिसमें द्रव में, अब चाहे आप जल ले लो, ठीक है, जल भी तो एक द्रव हो गया, कि जिसमें द्रव जो है, द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। परिवर्तित माने बदलना। बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव, इसमें जल ले लेते हैं, द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वह बाष्पीकरण कहलाता है।
वह बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, ये आ गया समझ में कि बाष्पीकरण क्या होता है। जल का या कोई भी द्रव ले लेते हैं, जल ले लिया, कुछ भी ले लिया, जल का या द्रव कोई भी, ठीक है, द्रव का गैस में बदल जाना। ठीक है, कि जब हमने जैसे कि ये हमारा ये गैस है, यहाँ पे हमने भगोने में पानी रख दिया, तो ये हमने पानी इतना भरा, ठीक है, इतना हमने जल रखा, और जब हमने यहाँ से गैस ये गैस जलाओ, आग जलाओ, जो भी यहाँ पे जब मैंने इसको हीट दी तो जो ये भाप बन के पानी ऊपर उड़ने लगा, और इसकी जो हमने यहाँ तक भरा था ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा इसका लेवल। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जो कण हैं वो बहुत ही ज़्यादा, इनको जब हीट मिलती है, मतलब तापमान जब इनका बढ़ता है तो जो इनके कण हैं वो तेज हो जाते हैं, यानी कि गतिशील ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे वो भाप बन के उड़ने लगते हैं, और ये हमारा वाष्प बन के उड़ने लगते हैं जब, तभी हमारा ये जो पानी का जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये अगर आप लगातार रखे रहेंगे तो ये भी हो जाता है कि आप हमारा पानी बिल्कुल ही इसमें ख़त्म हो जाएगा, वाष्प बन के वो सारा पानी हमारा उड़ जाएगा। तो ये हमारी हो गई वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो हमारा वाष्पीकरण की ये हमारी परिभाषा भी हो गई। इसको आप लिख सकते हो कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जो वाष्पीकरण की हमारी प्रक्रिया होती है या जो क्रिया है वह किसी भी ताप पे हो सकती है और किसी भी समय पर हो सकती है। ठीक है, और किसी भी आप स्थान पर इस प्रक्रिया को करा सकते हैं। तो ये हमारा वाष्पीकरण हो गया। केवल ओसांक अवस्था को छोड़ के ये प्रक्रिया सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों पे, किसी भी स्थान पे हो सकती है, और किसी भी तापमान पे हो सकती है, और किसी भी समय पर हो सकती है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें वाष्पीकरण जो क्रिया है हमारी, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी जो वाष्पीकरण की क्रिया है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर 1 होता है इसमें सतह क्षेत्र बढ़ने पर। हमारी पहला कारक हमारा हो गया सतह क्षेत्र बढ़ने पर। जो वाष्पीकरण होता है वह हमारी एक सतही क्रिया होती है। सतही क्रिया क्या होती है, जैसे कि हम लोग जब कपड़े डालने जाते हैं तो अगर हम इकट्ठे डालेंगे कपड़े तो वो हमारे देर से सूखते हैं। कभी करते भी होगे ऐसा, आप करके देख भी सकते हो कि अगर हमने कुछ कपड़े हमने इकट्ठे तार पे डाल दिए हैं, उनको फैलाए नहीं, और कुछ हम लोग फैला के डालते हैं, तो आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि जो हमने कपड़े फैला के डाले हैं वो इकट्ठे कपड़ों की तुलना में जल्दी सूखेंगे। वो क्यों सूखेंगे, क्योंकि हमारा वाष्पीकरण जो होता है वो एक सतही क्रिया होती है। अब सतही क्रिया जो होती है, सतह यानी कि जो हमारी सतह पे जो क्रिया होती है, सतही क्रिया होती है। सतह क्षेत्र जब हमारा बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी हमारी, यानी क्रिया भी हमारी जल्दी तेज होती है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की जो दर है हमारी वो भी बढ़ जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। तो इसीलिए हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, इसका आप उदाहरण लिख भी सकते हो कि कपड़े सुखाने के लिए उन्हें हम फैला के डालते हैं। सुखाने के लिए फैलाकर डालना। ठीक है, तो हमारी ये पहला कारक हमारा हो गया सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र जब बढ़ता है तो हमारी वाष्पीकरण की जो दर है वो भी हमारी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं। ये हमारा आप अपना एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अब हम अगला हमारा कारक है, इसमें वाष्पीकरण का हमारा अगला
कारक है नंबर 2 तापमान बढ़ने पर। ये हमारा अगला है तापमान बढ़ने पर। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर कैसे होगा? तापमान जब हमारा बढ़ता है यानी कि हम जब उसको ज़्यादा ऊष्मा देते हैं या गर्मी देते हैं तो हमारा जब तापमान बढ़ता है तो जो भी हमारा पदार्थ है वो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि जैसे कि मान लो हम पानी है, उसमें जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे यानी कि जितनी ज़्यादा उसको हम गर्मी देंगे वो जितनी जल्दी हमारा बाष्पीकृत होके ऊपर उड़ जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर भी हमारी जो बाष्पीकरण की जो क्रिया है वो अधिक तेज होती है। ठीक है, फिर अगला है हमारा, ये देखिए अगला है हमारा, चलो पहला वाला में यहाँ लिख लेते हैं, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। ये वाला एक कारक हो गया हमारा। दूसरा हो गया तापमान बढ़ने पर। तीसरा हमारा होता है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, आर्द्रता में कमी। अब आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता क्या होता है? वायु में जो हमारा जितनी भी जलवाष्प जो विद्यमान होती है, विद्यमान मतलब कि स्थित होती है, उसको हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, कि वो शुष्क है, ड्राई है, किस तरह से है वो, तो इसको हम जो है उसको आर्द्रता बोलते हैं। तो इसकी आर्द्रता की अगर परिभाषा भी लिखने को आ जाए तो आर्द्रता की परिभाषा क्या होती है? वायु में विद्यमान या उपस्थित, विद्यमान का क्या मतलब होता है? इस उपस्थित या स्थित भी लिख सकते हो, उपस्थित वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो बाष्पीकरण के 3 कारक हो गए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर और आर्द्रता में कमी। अगला है हमारा, अगला कारक है हमारा नंबर 4 वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, चौथा और आखिरी हमारा कारक होता है वायु की गति में वृद्धि। जब हम लोग कपड़े सूखने डालते हैं, आप जनरली एक उदाहरण लेके चलो कि जब हम लोग कपड़े सूखने डालते हैं तो अगर एक दिन तब डालो आप कपड़ों को जब हवा नहीं चल रही हो, बिल्कुल बंद हो, तब डालो कपड़े। और एक होता है कि जहाँ तब डालो जब बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो आप ये देखेंगे कि जब हवा तेज़ चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, और जब हमारी हवा जो होती है वो धीमी चलती है या धीमी चलती है या चलती ही नहीं है तो हमारे कपड़े देर से सूखते हैं। तो आप इसका एक उदाहरण ये भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इसका बाष्पीकरण से क्या मतलब है कि जब हमारी हवा तेज चलती है तो कपड़े हमारे जल्दी सूखते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि वायु के तेज होने से बाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो तेज हो जाती है। अब वो क्या तेज क्यों होती है? जब हवा तेज चलती है तो उसके कण जो होते हैं वो वायु के साथ मिल जाते हैं और उसकी जो प्रक्रिया होती है बाष्पीकरण की वो तेज हो जाती है, जिसके हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो हमने अब बाष्पीकरण को पढ़ लिया, बाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो भी पढ़ लिया। तो कौन कौन से हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। नंबर 1 सतह क्षेत्र बढ़ने पर। ठीक है, तो फिर से हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो जब हम सतह का जो क्षेत्रफल है वो हम जब अपने सतह का वो जब बढ़ा देंगे तो हमारी बाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम कपड़े फैला के डालें या इकट्ठे डालें तो हमारे फैले हुए कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं। फिर नंबर 2 तापमान बढ़ने पर। जब तापमान हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी बाष्पीकरण की क्रिया भी जल्दी होगी, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। वो गतिज ऊर्जा हमारी
बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी। अब आर्द्रता क्या होता है? वायु में विद्यमान या उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो हमारी आर्द्रता कहलाती है। वायु की गति में वृद्धि। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी वाष्पीकरण की क्रिया भी उतनी तेज होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वाष्पीकरण को समझा दिया हमने और वाष्पीकरण के कारक हमने आपको ये बता दिए हैं। कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक इसी लेसन को अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें भी हमारा काफ़ी अभी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो हम लोग हर दिन एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो और ये हमारा जल्दी से फिर चैप्टर भी ख़त्म हो जाए। आप एक एक करके छोटा छोटा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी जल्दी आएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे इसके टॉपिक को और बढ़ा देंगे। अभी एक पढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम 2 टॉपिक भी पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है।